लुक ओवर हियर, ये बच्चे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है एंड ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, सो वी हैव टू पॉजिटिव चार्जेस। अरे यार पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक हुए अनलाइक हुए, लाइक या अनलाइक? Like. Like. So we are drawing this these type of equipotential surfaces for like charges. अच्छा, अब फिर से डिस्कशन यार याद करो। सबसे पहले हम बीच वाले रीजन में, ये जो दोनों चार्जेस के बीच का रीजन है बच्चे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने का काम करते थे। यार इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी, इस तरफ, ये जिस तरफ मेरे इस स्केच पेन का पॉइंटर है, इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। ये वाले की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एंड ये जो सेकंड वाला इस तरफ जो चार्ज मैंने रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को होगी। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चे, तो बीच वाले रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हो चुकी हैं, है ना। बीच वाले रीजन के अंदर, ये वाले मिडिल वाले रीजन में, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इन शॉर्ट यहां पे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का वीकर रीजन क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वीक रीजन यहां पे क्रिएट हो जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? अब पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ता था, तो बच्चे याद करो उसकी इक्वेशन हमने निकाली हुई थी, डी डब्ल्यू बाय क्यू दैट इज इक्वल्स टू, याद है क्या किसी को? मैग्नीट्यूड वाइज इट वाज इक्वल टू ई टाइम्स डी आर। अरे क्यू को इधर भेज दो तो क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई यानी फोर्स हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो गया, वर्क हो गया। आई क्या बात समझ में? तो अब बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारी वीक है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो चुकी है, वीक हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है मतलब ई की वैल्यू कम है, तो वर्क डन को सेम रखने के लिए डी आर कैसा करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसा रखना पड़ेगा, बताओ? Increase. इंक्रीज करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। अब जा करके चेक करो जो पॉजिटिव चार्जेस के लिए आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई है वो दिख कैसी रही है। तो बच्चे बाहर वाले रीजन में अगर आप ध्यान से देखोगे, यू विल फाइंड के सरफेसेस आर अ बिट क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के थोड़ा नजदीक है। लेकिन ये जैसे ही अंदर वाले रीजन में आओगे, तो ये जो सरफेसेस हैं ये एक दूसरे से क्या होने लग जाती हैं, दूर होने लग जाती हैं। सेम गोज फॉर हियर ऑल्सो। कुछ इस तरीके की इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको देखने को मिलेगी। ये वाली गड़बड़ हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाली गड़बड़ हो गई, ठीक है। बट आई होप समझ गए होगे आप, राइट? सो दीज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल बी देयर। अब बच्चे एक पॉइंट ऐसा होगा, एक पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। दिख रहा है क्या वो पॉइंट? कितने लोगों को मिल चुका है वो पॉइंट जहां पे दोनों सरफेस एक दूसरे को टच कर रही हैं? बच्चे उनके टच करने का मेन रीजन ये है कि उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। हेतु भी मेरे को बताओ मैडम कि दो लाइक चार्जेस के लिए न्यूट्रल पॉइंट कहां लाया करता है? अच्छा, जिसको आता है हैंड रेज कर सकता है। लाइक चार्जेस के लिए न्यूट्रल पॉइंट कहां लाया करता है? हम ये सिंगल स्टूडेंट एक ही बच्चे को पता है? बे तुम लोग मस्ती कर रहे हो सही में सुबह सुबह। हेलो हेलो हेलो, जागो मोहन प्यारे। लाइक चार्जेस के, ओ स्मृति को पता है, गुड गुड गुड। दो, सिद्धार्थ, वाह, ये स्मृति। Sir, at the midpoint. मिड पॉइंट, थोड़ा 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 ज्यादा, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। यस सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ, आई होप वो हैंड रेज ही था। Axis. हाँ ओके, ठीक है। sir, on the axis outside means यस विश्वेश, connecting the line. Sir, between the two charges and closer to the smaller magnitude. एग्जैक्टली अदित, बिल्कुल सही है। स्मॉल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के नजदीक एंड इन दोनों चार्जेस के बीच वाले रीजन में। अरे यार, जाकर के चेक करो सेशन 1.3 और उसका सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट वाला पॉइंट, वहां पे आपको मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट्स, और वहां पे आपको बताया हुआ है कि in which situation neutral point lies where, right? So this is the point जहां पे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो दोनों ही पॉइंट के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। सिमिलर टाइप के चार्ज ले रखे हैं, इसलिए यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। सो नो वर्क इज डन ओवर हियर। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ये सिद्धार्थ, कोई क्वेश्चन है क्या? यस बोलिए। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उसका मतलब ये हुआ। दो तरीके से बच्चे इसको हम डिफाइन करते हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी चार्जेस बिकम जीरो, एक, या दूसरा उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो। बट सर व्हेन रिपल्शन इज देयर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पे रहेगी ना, मतलब नहीं, दूसरे को। अरे यार देखो, फोर्स जीरो हो चुका है। देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे मैं अपना एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आता हूँ, ठीक है, छोटा सा। पता है रैट का क्या किया जाता है नॉर्मली? कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, उसको ला करके सबसे पहले इंजेक्ट किया जाता है। कुछ भी बनाओ, पहले रैट को खिलाओ। ये अपनी एक कल्चर चल रहा होता है, ठीक है। तो ये वो रैट है तुम्हारा, इसके ऊपर तुमको एक्सपेरिमेंट करने हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है। तो बच्चे, ये जो तुम्हारा पॉजिटिव स्मॉल क्यू चार्ज है, इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू दिस चार्ज, राइट? इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कैसा हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो है, फील्ड भी इसके ऊपर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी है इस डिस्टेंस के ऊपर, same amount of electric field will be of this charge at the same point. So electric field opposite direction में और same magnitude की eventually दोनों। ओके सर, ठीक है। अब एक स्पेशल टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, दैट स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बताना मुझे इसका नाम क्या है? क्या बोलते हो इसको? Uniform electric field. Yes. If your points are ये जितने भी आप लाइंस ड्रॉ करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, all of them are parallel to each other and equidistant. Parallel है and equidistant है, then this type of electric field makes a special kind of electric field which is known as uniform electric field. और बच्चे, ऐसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर जो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलती हैं, वो कुछ ऐसी होती हैं। So this is the surface number 1. Similarly एक surface यहाँ पे मिल जाएगी, this is your surface number 2. एक और आगे बना सकते हो, वो हो जाएगी आपकी surface number 3, लेकिन अब और आगे नहीं बनाऊंगा, ठीक है। So there are so many surfaces जो आपकी equipotential surface होंगी, लेकिन इस केस में आपको कैसी मिल रही होंगी? Planes, and those planes will be perpendicular to the electric field. Electric field को perpendicular रहने वाले हैं। Clear है ना ये बात? Okay. अब चलो एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम ड्राइव करते हैं। वी आर गोइंग टू ड्राइव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पोटेंशियल एनर्जी का पहले तो फॉर्मूला बताओ आदित्य, क्या होता है? U इज इक्वल्स टू, आदित्य वेटिंग फॉर द रिप्लाई, भाई क्या होता है फॉर्मूला? U इक्वल्स टू, दो चार्जेस Q1 and Q2 separated by r distance in vacuum. Yes Hetvi, Kc Q1 Q2 by R. वेरी गुड। Kc Q1 Q2 by R, ये बच्चे है हमारा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। कॉन्सेंट्रेट करना बात के ऊपर। देखो, वी हैव n नंबर ऑफ चार्जेस, ढेर सारे चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है। Q1 है,
Q2 है, Q3 है और Qn तक के अपने पास चार्जेस हैं, ठीक है। फिक्स नहीं कर रहा हूँ Qn तक ही हैं, बहुत सारे चार्ज हैं, बस मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेट करना, ये मान लो वो फ्री स्पेस है जहां पे आप इन चार्जेस को लेकर के आना चाहते हो इन्फिनिटी से। These all the charges are lying at infinity. You want to bring them over here. आप यहाँ पे उनको लेके आना चाहते हो, right? So बच्चे पहले चार्ज को लेके आने में कोई पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी क्या? सोचो यार, अभी इस पूरे रीजन में कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब सिर्फ पहला ही चार्ज आप लेके आ रहे हो। एंड ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे, वो डिफाइंड है कितने चार्जेस के लिए? मिनिमम 2 चार्जेस के लिए। दैट मीन्स अगर पहला चार्ज आप लेकर के आ रहे हो इन्फिनिटी से, तो उसके साथ कोई भी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगी नहीं। आ रही है क्या बात समझ में? अच्छा, अब अगर तुम दूसरा चार्ज लेके आना चालू करते हो बच्चे, मान लो दूसरा चार्ज तुम खींच करके ये आया, ये आ गया यहाँ पे Q2, राइट? और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस Q1 एंड Q2 के बीच का डिस्टेंस लेट से R12 हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी बनेगी या नहीं बनेगी? बताओ क्या लिखोगे आप उस पोटेंशियल एनर्जी को? U, कौन से दो चार्जेस? 1 एंड 2। सो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, उसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो इट विल बी इक्वल टू U12। अच्छा, एक चार्ज और मैं लेके आ जाता हूं, एक चार्ज और लेके आ जाता हूं यहां मैं Q3, राइट? दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। तो बच्चे एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q1 एंड Q3 के बीच में, है या ना? और एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q2 और Q3 के बीच में। आ रही है क्या ये दोनों बात समझ में? There will be a potential energy of the charges Q1 and Q3, and similarly there will be another potential energy of Q2 and Q3 also. Let's define the distance between these two charges. Q1 and Q3 के बीच का distance मैंने R13 लिया है, Q2 and Q3 के बीच का distance R23 लिया है। आ रही है क्या बात समझ में? चलो नेक्स्ट टर्म कौन कौन लिखा रहा है? इसके बाद वाला टर्म क्या लिखेंगे बताओ? U23. U23 प्लस क्या आएगा बच्चे? एक और टर्म U13. U13. यस U13, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या इसी तरीके से हम जैसे जैसे चार्जेस को लेते आएंगे आते जाएंगे उनको ऐड करते चले जाएंगे? यस और नो? है ना? सो मुझे इसीलिए अब मैं इसको इनफाइनाइट सीरीज तक लिख दे रहा हूँ, डॉट 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 करके आगे तक छोड़ दे रहा हूँ। चलिए वैल्यूज रिप्लेस करवाइए। विश्वेश भाई, फर्स्ट टर्म के लिए मुझे वैल्यू लिखवाओ आप। K Q1 Q2 by R12. KC Q1 Q2 by R12, वेरी गुड। प्लस दूसरे टर्म के लिए स्मृति आप लिखा रहे हो बच्चे, क्या आएगी इक्वेशन? KC Q2 Q3 by R23. बाय R23 एंड प्लस परिश्री क्या आएगा थर्ड टर्म बच्चे? KC Q1 Q3 upon R13. वेरी गुड। एंड इसके बाद बच्चे अगेन हम इसको इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में डॉट 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 करके छोड़ देंगे। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू असेंबलिंग ऑफ दीज चार्जेस। इन चार्जेस की असेंबली का ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? ये Q1 के केस में कोई पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं आई? क्लियर है क्या आपको? बिकॉज देयर वॉज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं था, तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो उसके अगेंस्ट आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, एंड जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क नहीं करोगे तो वो नेगेटिव वर्क की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी वो पोटेंशियल एनर्जी आएगी नहीं। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं देखना। तो एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, रुक जाओ भाई तू। देयर विल बी अ न्यूमेरिकल, होमवर्क शीट ओपन कीजिए। होमवर्क शीट में कोई स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन है क्या? एक स्क्वायर दिया हो और आपसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा हो। इज देयर एनी क्वेश्चन?
जिसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है और आपसे पूछा है इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। अरे यार जल्दी देखो, न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में बोल रहा हूँ। सर लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें 3 कॉर्नर्स पे दिया हुआ है एंड एक कॉर्नर पे डिटरमाइन करना है कि चार्ज कितना, पोटेंशियल कितना। ओके ठीक है, चलो कोई नहीं। तो एक क्वेश्चन होगा बच्चे जिसमें आपको दो चार्जेस का रेशियो निकालना है। फटाफट वो क्वेश्चन रीड कर दूं, मेरे को बता देना नंबर कौन सा है। सर हमारे में अलग होगा क्योंकि हमारा गुजरात बोर्ड की हमारे पास नोट्स है, तो उसमें से कौन सा है वो पता नहीं। सीबीएसई वालों हूँ, थोड़ा थोड़ा टेंशन पे करो यार। मेरे को बताओ वो पहले दोनों चार्जेस का रेशियो वाला कोई क्वेश्चन मिला क्या तुमको, जिसमें दो चार्जेस का रेशियो फाइंड आउट करना है? यार Question 17, sir. प्लीज रीड कर दीजिए। 8-6. Find figure 30 shows an arrangement of 3-point charges. The total potential energy of the arrangement is 0. Calculate the ratio Q by Q. Small q by capital Q. ओके, सो देयर आर 3 चार्जेस। यहाँ पे आपको माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज दिया हुआ है, एंड इस पॉइंट के ऊपर अगेन माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस इज स्मॉल आर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल आर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2r। एंड क्वेश्चन में हमें ऐसा बताया हुआ है सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। चलिए पहले तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में किन किन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी वो हम लिखते हैं। तो बच्चे अगर मैं इसको पॉइंट नंबर 1 ले लूं, इसको पॉइंट नंबर 2 ले लूं और इसको पॉइंट नंबर 3 ले लूं, तो कॉन्सेंट्रेट करना, पहली पोटेंशियल एनर्जी बनेगी 1 एंड 2 की, है ना? दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होगी 2 एंड 3 की, एंड एक और पोटेंशियल एनर्जी होगी, बता सकते हो क्या? 1 एंड 3 की, राइट? सो U12 प्लस U23 प्लस U13, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है इट इज इक्वल टू 0। करेक्ट, यही दिया हुआ है, तो हमने इसको 0 से इक्वेट कर दिया। चलिए अब रिप्लेस करना चालू करते हैं। यार U का फॉर्मूला बताओ, U इज इक्वल टू क्या होता था? KC Q1 Q2 बाय R. यस। चलिए सो फर्स्ट केस में रिप्लेस करते चलते हैं। अच्छा ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 1 के अंदर यू आर डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ नहीं, साइन के साथ डील करना है, ध्यान रखना। सो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे डायपोल में हो, चाहे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो, हर जगह पे साइन भी चार्ज का रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो U12 1 के ऊपर बच्चे माइनस क्यू चार्ज है, सो आई एम राइटिंग इट KC माइनस क्यू, एंड यहाँ पे कैपिटल क्यू है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 एंड 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ? R। सो ये हमने रिप्लेस कर दिया, प्लस 2 एंड 3। अब यार ध्यान से जरा देखना, अगर ये पूरा डिस्टेंस 2r है, ये इतना r है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? R. यस, 2r में से अगर मैं r को सब्सट्रैक्ट कर दूं बच्चे, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच जाएगा? r बच जाएगा। अरे यार समझ में आ रही है ना ये बात? ओके, चलो रिप्लेस करो अगेन वैल्यू KC। यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे चार्ज कौन सा है? कैपिटल Q। थर्ड पॉइंट के ऊपर चार्ज कौन सा है? माइनस Q, एंड डिवाइडेड बाय कितना है? R, प्लस 1 एंड 3 के सिस्टम की। आदित्य ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप बता रहे हो? सर KC Q1, मतलब इधर हम लोग KC माइनस Q,
और दोनों माइनस क्यू लेंगे तो प्लस क्यू हो जाएगा। प्लस क्यू नहीं, प्लस क्यू स्क्वायर, यस, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चे? हाँ प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा ओके, डिवाइडेड डिवाइडेड बाय द होल लेंथ 4r होगा ये सर। भाई r अरे सॉरी हाँ 2r हाँ 2r है, ओके ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब सिंपलीफाई कर लेते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल देते हैं। देखना, हम पहले एक लाइन और लिख लो, माइनस के सी क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस के सी क्यू बाय आर एंड प्लस kc q square divided by 2r that equals to 0। अब देखो kc by r into q, kc by r into q, kc by r into q कॉमन लेकर के 0 की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। सो kc q by r ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा बच्चे? माइनस कैपिटल Q, देख लो यहाँ पे माइनस, और ये कैपिटल Q, यहाँ पर भी माइनस कैपिटल Q, एंड यहाँ पर क्या बचेगा? सो हियर विल बी kc चला गया है, एक q चला गया है एंड एक r चला गया है, सो इट विल बी प्लस kc तो कॉमन हमने निकाल दिया, देयर विल बी अ q एंड डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 0। ये टर्म बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 की तरफ जाकर के वो डिवाइड करेगा, 0 बाय एनीथिंग एक्सेप्ट 0, आंसर इज गोइंग टू बी 0। सो ये इक्वेशन हमारी 0 को इक्वेट कर देंगे। माइनस क्यू माइनस 2q plus q by 2 that equals to 0। minus 2q उस तरफ शिफ्ट कर दो, so q by 2 will be equal to 2q, 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, so it will be q is equals to 4q, capital Q यहाँ ले आना, so your answer will be small q by capital Q is equal to 4:1। अरे कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? क्लियर है? रिस्पॉन्ड तो करो यार, सच में તમે લોકો તો મોદીજી થઈ ગયા છો, कुछ बोलती क्यों है? Yes, sir. Hush. Okay. So this was the question number। यार क्वेश्चन नंबर बता दो ताकि लिख दूं, पता तो चलेगी सॉल्यूशन था किसका। Okay. So ये है सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 17 का। मूविंग अहेड, अब एक और इंपॉर्टेंट थियरी करने चल रहे हैं हम, in which we have to find out the potential energy of a system where 2 point charges are placed in external electric field। 2 point charges को बच्चे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं। अब कॉन्सेंट्रेट करना, देखो ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया थियरी है। अगेन we are having a non-uniform electric field over here। देखो तीनों की लेंथ, जो मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, इन सब की लेंथ कैसी है? अलग अलग है। लेंथ अलग अलग है यानी हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चे कैसी होगी? अलग अलग होगी, राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो डेफिनेटली पोटेंशियल भी चेंज हो रहा होगा। लेट्स से ये पॉइंट नंबर 1 है जहां का पोटेंशियल कितना है? V1, एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंट नंबर 2, यहाँ का पोटेंशियल कितना है? V2 है। आ रही है क्या बात समझ में? कोई डाउट किसी को? अब देखो, इससे पहले वाले केस में बच्चे जब हम ये असेंबली क्रिएट कर रहे थे तो क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी? इस बॉक्स वाले रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमको कोई वर्क करना पड़ा नहीं। बट इन दिस केस देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है। तो बच्चे पहले चार्ज को लेके आने में आपको वर्क करना पड़ेगा। एंड अगर पहला चार्ज मेरा बच्चे Q1 जितना है तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल वी नो दैट दिस इज गोइंग टू बी, कितना हो जाएगा बताओ? W इज इक्वल टू Q1 टाइम्स V1। हाँ या ना? अरे यार V1 इस पॉइंट पे तुम डिफाइन कैसे करते? नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ये इसको तो हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, इट इज गोइंग टू बी W इज इक्वल टू Q1 टाइम्स V1, राइट? अच्छा, दूसरे चार्ज को बच्चे अगर हम लेके आते, दूसरे चार्ज को लेके आते यहाँ पे, तो कॉन्सेंट्रेट करना क्या होता?
एक तो इस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है ना। अब यहां समझने वाली बात है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां होना चाहिए। देखो, एक तो बच्चे इस फील्ड के अगेंस्ट तुमको वर्क करना पड़ता, वो वर्क कितना होता पहले मेरे को ये बताओ। पोटेंशियल V2 है, चार्ज Q2 है, वो वर्क कितना होता पहले ये बताओ। Q2 into V2. यस, सो बच्चे इस सिचुएशन में जो वर्क हमारा होता वो Q2 into V2 के इक्वल हो जाता। लेकिन अब तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, दो चार्ज बन चुके हैं, देयर इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज। और अगर मैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को R12 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी बनेगी या नहीं बनेगी? Yes, there will be a potential energy. So the total work done will be, एक तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा against this external electric field, और इसको ओवरकम करने के लिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी और देनी पड़ेगी। That means U12, ये होगा टोटल वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द चार्ज नंबर 2। चार्ज नंबर 1 को लाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ा, चार्ज नंबर 2 को लाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ा। मेरे को बताओ नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू क्या है? Q1 V1 प्लस W2 की वैल्यू क्या है? Q2 V2 प्लस KC Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। अरे यार, U12 का फॉर्मूला लगा दिया है बस, KC Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेट वर्क डन। ये हमारे पास नेट वर्क डन का फॉर्मूला है। पॉइंट नंबर 6 की मैं डिस्कशन कर रहा था, एक बार गो थ्रू कर जाओ उस पॉइंट से, पूरा पूरा पॉइंट फटाफट स्कैन कर लो जल्दी, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर W2 वापस समझाइए ना, वो कैसे आया? Q2 प्लस Yes. Q1। देखो बच्चे, W2 के केस में क्या हो रहा है, एक तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर एक पोटेंशियल क्रिएटेड है विच इज V2, राइट। तो एक तो वर्क इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ रहा है, और दूसरा ये चार्ज भी तो इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बना रहा होगा, है ना। तो बच्चे ये वाला जो टर्म है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इस चार्ज को जो पोटेंशियल एनर्जी, इस चार्ज के अगेंस्ट आप इसको मूव करा रहे हो ना, इसकी फील्ड के अगेंस्ट जो आप इसको मूव करा रहे हो, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस मच प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यस सर। ओके, चलिए। सो आज के दिन आप ट्राई करना कि इसके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स के साथ डील कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं पहले सेशन 2.3, ठीक है। 2.3 को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। डू यू रिमेम्बर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हमने डायपोल को प्लेस किया था तो उस पर टॉर्क का कुछ फॉर्मूला हमने निकाला था, चैप्टर नंबर 1 सेशन 1.5। बताओ क्या फॉर्मूला था वो? P cross E. P क्रॉस E, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चे टॉर्क का जो हमारा उस टाइम पे फॉर्मूला आया था दैट वाज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। सिंपलीफाई करोगे तो दिस कैन बी रिटन एज PE sin थीटा, राइट। ये टॉर्क का हमारा फॉर्मूला आया था, करेक्ट ना। और क्योंकि मैं यहाँ वेक्टर यूज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ डायरेक्शन के लिए एन कैप यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज द टोटल जो टॉर्क एक्ट कर रहा था वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हुआ था। अब कॉन्सेंट्रेट करना, हमें बच्चे अब इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो ये डायपोल्स की वजह से इतना सारा कुछ करते क्यों है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब किया था, थोड़ी सी इसकी एक झलक दी थी।
रीजन क्या होता है इन सारे फॉर्मूले को कलेक्ट करने का? ताकि किसी भी प्रिसाइज वर्क के अंदर अगर हमें कभी भी ऐसे डायपोल्स के साथ डील करना पड़ जाए तो ऐसा ना हो कि उनके इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाए, राइट? तो चलिए पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं. दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात क्या होती है? दैट वी ऑल नो कि ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर एंड लेंथ ऑफ एवरी लाइन इज सेम. हर एक फील्ड लाइन की लेंथ सेम होगी, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल दिस. ये पूरी बात होती है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं अपने डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा करके रख देता हूं. सो दिस इज माय डायपोल. लेट्स से ये हमारा डायपोल है. इसको हम ऐसे ले जा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे रहे हैं. ठीक है, सो रिप्लेस करो. स्टैंडर्ड सेपरेशन कितना लेते हैं विश्व इस दो चार्जेस के बीच में डायपोल में? कितना लेते हैं बच्चे? 2a. 2a. Very good. So can I say if this O is the midpoint of the system of charges, that means dipole का अगर ये midpoint है, can I say this distance is going to be a? Similarly, this distance is also going to be a. हाँ या ना? सही है? Total distance was 2a. O was the midpoint. So we can say that this distance which is represented over here is a, and similarly this distance is also a, right? Dipole moment की direction क्या होती है बताओ? What is the direction of dipole moment? Negative to positive. Yes, negative to positive. Very good. So it is negative to positive. यहाँ पर बच्चे हमने ले लिया है p वेक्टर जो हमारे डायपोल मोमेंट को शो कर रहा है. ठीक है, फॉर्मूला याद है क्या किसी को? p का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड सिर्फ डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड क्या होता था? अरे हाँ या ना? भूल गए यार. ये भी है. सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज द डायपोल मोमेंट. चलिए, सो एज शोन इन द डायग्राम वी हैव an uniform electric field over here. और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्लेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल ओवर हियर, राइट? And the angle between electric field lines, this is your electric field line and this is your dipole moment. ये dipole moment है, ये electric field line है, और यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल हम कितना कंसिडर करेंगे? थीटा कंसिडर करेंगे. So this is theta, which is the angle between electric field lines and dipole moment. सो डायपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा. जो चार्जेस हमारे बच्चे दे आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. यहां पे हम माइनस क्यू सो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस हमें प्लेस करने हैं, राइट? और टॉर्क का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. और साथ में याद करो 11th स्टैंडर्ड में आपने एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ था टॉर्क और वर्क डन के बीच के रिलेशन के लिए. कितने लोगों को याद है ये फॉर्मूला? Work done equals torque external dot theta. नोट्स में से देख के बोला ना? Nice. आगे ठीक है. चलो, सोचिए दिस इज योर माइनस क्यू चार्ज, दिस इज योर प्लस क्यू चार्ज, एंड इस सिचुएशन में ये हमारी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए है. नेट फोर्स वी नो दैट कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स कितना लगता है? अरे 1.5 सेशन 1.5 नेट फोर्स कितना होता है डायपोल के ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? 0. अरे ये इस तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में. नेट फोर्स कैलकुलेट करो, इन दोनों को ऐड करोगे आंसर विल बी 0, राइट? ओके, चलो टॉर्क देखते हैं कितना आएगा. तो यार टॉर्क का फॉर्मूला तो हमने याद ही कर रखा हुआ, इट इज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर.
which is going to be PE sin of theta. ठीक है. Now अगर बच्चे इसको मैं बहुत थोड़े अमाउंट से, if I want to rotate it from very very small amount of displacement, बहुत थोड़ा सा इसको मैं डिस्प्लेस कराना चाहता हूँ, राइट? तो मैं क्या करूंगा, आई हैव टू डू सम वर्क, कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. देखो मैं इसको रोटेट कराना चाहता हूँ यार, ये ऐसे पड़ा हुआ है, इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये ऐसे रोटेट होने का ट्राई करेगा, हाँ या ना? अरे बताओ, ऐसे ऐसे रोटेट होने का ट्राई करेगा, करेक्ट? लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं जबरदस्ती इसको इधर खींचने का काम कर रहा हूं, ऐसे. सो इफ आई एम ट्राइंग टू रोटेट इट इन दिस डायरेक्शन, अगर मैं इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करना चाहता हूं, तो इस केस में क्या होगा? सोचो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करूंगा, है ना? एंड याद कर इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो भी हम वर्क करते हैं, वो इसकी कौन सी एनर्जी में स्टोर हो जाता है? अरे कौन सी एनर्जी में स्टोर होता है भाई? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ही स्टोर होता है ना. यस. सो पोटेंशियल एनर्जी हमें बच्चे कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी होगी, एंड उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको बहुत ही छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, एंड दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज d theta. सो ऑन वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d theta, the small amount of work done which is represented by dw can be written as tau times d theta, right? Okay, dw is equal to tau times d theta, torque into d theta. ये हमारी इक्वेशन हो गई. पर यार मुझे तो टोटल वर्क डन चाहिए, तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस स्मॉल dw का इंटीग्रेशन कर रहे हैं. अब यार इंटीग्रेशन के होते हैं दो टाइप, एक टाइप होता है फाइनाइट एंड दूसरा होता है इनफाइनाइट. तो यार मुझे ये फाइनाइट इंटीग्रेशन करना है, और फाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर आपको प्लेस करनी होती है लिमिट्स. याद है ना, लिमिट लिखते थे इसके ऊपर नीचे, है ना? ओके. सो इनिशियली लेट्स से थीटा नॉट एंगल पे था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारा ये जो डायपोल है, और फाइनली बच्चे हम उसको कहां पे लेके आ रहे हैं, थीटा 1 एंगल पे लेके आ रहे हैं. सो you are rotating it from theta naught to theta 1, थीटा नॉट से थीटा 1 तक रोटेट कर रहे हो. तो इस प्रोसेस में जितना वर्क करोगे आप, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वही हमें कैलकुलेट करना है. चलो dw का इक्वेशन लिखाओ, क्या लिखाया हुआ है बताओ? अरे dw का इक्वेशन लिखाओ भाई. Tau d theta. थैंक यू. थीटा नॉट टू थीटा 1, इट इज बच्चे टाउ डी थीटा. वेरी गुड. यार टाउ का भी एक एक्सप्रेशन हमने नोट कर लिया, बताओ क्या लिखा है? P sin theta. Very good. So that can be written as theta naught to theta 1, and this is PE sin theta. साथ में है d theta. अब देखो P के केस में क्या है बच्चे, एक तो है 2a और दूसरा है q. एक बार दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया तो ये वही कभी चेंज होने वाला नहीं है. दैट मीन्स 2a इज अ फिक्स्ड वैल्यू, एंड q चार्ज जो आपने यहाँ पर सेट किए हुए वो भी फिक्स है. तो चार्ज नहीं चेंज हो रहा है, 2a नहीं चेंज हो रहा है, यानी डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा. आ रही है क्या बात समझ में? दैट मीन्स बच्चे ये p कैसा टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है. एंड डू यू रिमेंबर, बार बार मैंने तुमको ये चीज बताई है कि अगर आप ऐसी पैरेलल लाइंस, इक्विडिस्टेंट लाइंस ड्रॉ करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इट शोज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है, सेम. सो बच्चे P इसलिए सेम है क्योंकि इन दोनों में से कोई चेंज नहीं हो रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसलिए सेम है क्योंकि ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. दोनों चीजें कांस्टेंट हैं, तो कैन आई से कि मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं, हाँ या ना? अरे निकाल सकते हैं ना? Yes, sir. गुड. सो इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकाल दो, एंड यहां से अब हम आगे का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज गोइंग टू बी W इज इक्वल्स टू PE. बच्चे हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के, थीटा नॉट टू थीटा 1, एंड दिस इज साइन थीटा डी थीटा. साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? Cos theta.
minus cos theta. माइनस कॉस थीटा, हाँ जी, इट इज माइनस कॉस थीटा। एंड लिमिट्स क्या है बच्चे इसकी, थीटा नॉट से थीटा 1। चलो, इंटीग्रेटेड टर्म की जगह पे पहले कौन सी लिमिट आती है, अपर लिमिट, फिर माइनस करके कौन सी लिमिट आती है, लोअर लिमिट आती है, ठीक है। चलो रिप्लेस करते हैं इस वैल्यू को। सो दिस कैन बी रिटन एज पीई माइनस कॉस थीटा 1, ये माइनस यही वाला है, एंड माइनस करके ये जो माइनस है बच्चे, ये डू यू रिमेम्बर, याद है ना, या तो क्या करें, इस माइनस को पहले बाहर ही देते हैं क्या, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ठीक है, पहले बाहर ही दे देते हैं। सो इस माइनस को पहले हम बाहर निकाल देते हैं। इट इज गोइंग टू बी पीई कॉस थीटा फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा 1। अब रिप्लेस कर दो वैल्यूज। चलो, पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, माइनस पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 0। क्लियर है क्या ये बात? इस माइनस की एंट्री अंदर कराओ तो जो टर्म बच्चे प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। सो दिस कैन बी रिटन एज पीई इंटू कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1। कोई डाउट? तनीषा, परिश्री, अदित, रुद्र, हेतवी, विश्वेश, सिद्धार्थ? ये रिद्धि, अदिति और स्मृति से इसलिए नहीं पूछा क्योंकि कैमरा ऑन है। अगर अगर लगेगा मेरे को ऐसे फेशियली तो मैं डेफिनेटली इनसे पूछ लूंगा। अरे अरे, बाकी लोगों ने कुछ बताया नहीं यार। हेलो हेलो हेलो, तनीषा, परिश्री। ओके, आदित्य ने थम्स अप दे दिया। Yes, sir. सर नहीं है डाउट, मैंने बोला था। ओके ठीक है, गुड, चलिए ग्रेट। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, बच्चे वर्क डन जितना किया, ये वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, बताओ 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 बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करते हो किसमें स्टोर हो जाता है, सिस्टम की Potential energy. Potential यस। energy. सो वी कैन राइट इट कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू का हमारा क्या बन गया है, फॉर्मूला बन चुका है, राइट। अब कॉन्सेंट्रेट करना बात के ऊपर। देखो ध्यान से देखोगे ना तो वहां पे यू के साइड में कहीं पे थीटा भी लिखा हुआ है, यू के साइड में कहीं ना कहीं पे थीटा भी लिखा हुआ है। मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है, थीटा का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन उससे पहले लेट्स से डायपोल बच्चे आपका ऐसे था, डायपोल कुछ ऐसे था, ठीक है। अब मेरे को बताओ इस केस में डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? 90 डिग्री। 90 डिग्री का, वेरी गुड। डायपोल मोमेंट बच्चे ऐसे जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब मैं इसको यहां से रोटेट कराता हूं कुछ थीटा एंगल तक, यहां से रोटेट कराता हूं थीटा एंगल तक। दैट मींस बच्चे इनिशियली मेरा थीटा नॉट कितना है, थीटा नॉट कितना है, 90 डिग्री है। एंड वहां से मैं थीटा 1 इज इक्वल टू कहां तक लेके जाता हूं, इसको थीटा तक लेके जाता हूं। तब देखना इक्वेशन तुम्हारी क्या बनेगी। यू कैन राइट इट एज पीई कॉस 90। कोई बताएगा कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 minus cos theta 1, theta 1 is equals to theta, so can we write it as cos theta? लिख सकते हैं ऐसा। तो बच्चे your whole equation will become minus PE cos theta, right? So P जिसको आप डायपोल मोमेंट बोल रहे होते हो, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे आप वेक्टर क्वांटिटी बोलते हो, अगेन ये भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और साथ में है कॉस थीटा। अगर आपको याद हो तो कॉस थीटा एक ही स्पेशल केस में आता था जब आप ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेते थे, याद है क्या ऐसा कुछ? सो वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, इस पूरे केस में हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस किसे लिया है, रेफरेंस किसको लिया है हमने, 90 डिग्री को रेफरेंस लिया है। मैं बच्चे इसको रेफरेंस कंसिडर करके चल रहा हूं, राइट, कि इसके ऊपर मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 होती है तो मैंने इसको रेफरेंस कंसिडर कर लिया है, और इस रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में बाकी और चीजें मेजर कर रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब दो टाइप के यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपको समझने हैं।
टीवीएफ की सीरीज अगर आप देखते हो तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने का सिंपल सा तरीका एक लड़की ने निकाला हुआ था। कोई देखता है क्या? नहीं नहीं सर, ठीक है, चलो तुम लोग अच्छे बच्चे हो यार, गुड। सिद्धार्थ यार तेरे से तो एक्सपेक्टेड है, तू तो देखता होगा, देखा है? ओके। सो इक्विलिब्रियम को बच्चे एक्सप्लेन करने का एक सिंपल सा तरीका ये है ना, जो उसमें बताया वो सीरीज के अंदर, एक बाउल ले लो, बाउल के अंदर बॉल को उठा करके एकदम कॉर्नर तक ले आओ और फिर रिलीज कर दो। सो इट विल बी ऑसिलेटिंग ओवर हियर, ऐसे 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 जा रहा होगा, राइट? ऐसे ऐसे जा करके फिर बाद में आकर के रुक जाएगा। दिस इज व्हाट यू कॉल एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर उसी बाउल को उल्टा करके और फिर ऐसे ऐसे कर दो तो वो बाहर चला जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखना क्या है ये बेसिकली बच्चे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेबल तभी उतना स्ट्रांग होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो, मिनिमम हो। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन जो हमारे पास है, u ऑफ थीटा इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा, जो कि माइनस में है, तो मेरे को बता सकता है कि थीटा की वैल्यू हम क्या रखें सो दैट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम आ जाए? थीटा 0। यस, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बच्चे थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। रीजन तो अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं इस चीज को। u ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू माइनस पीई cos 0। cos 0 विल बी इक्वल टू 1। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी किस में होगी, नेगेटिव में होगी। एंड अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है सो वी कैन से दैट ये भाई यहाँ इक्विलिब्रियम हमारा कैसा है, स्टेबल है। सबसे कम तो यही हो सकता है, इससे कम तो और कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, इसी का उल्टा सोचो, अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम के मैक्सिमम? मैक्सिमम होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सो फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा इज इक्वल टू, यार इस टर्म को मेरे को मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, अगर थीटा इक्वल्स टू 180 लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग थीटा इक्वल्स टू 180, तो इन दैट सिचुएशन द पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी प्लस पीई। अरे हाँ या ना? Yes, sir. Very good. So U max will be equal to minus PE cos 180 and here it will be equal to plus of PE. तो बच्चे यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, एंड बिकॉज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी it will be in unstable equilibrium. Similarly here the amount of potential energy which you have, it is minimum. That's why this type of equilibrium will be known as stable equilibrium. ठीक है? चलिए मूव करें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब आपको डिफाइन करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टर। बताओ कंडक्टर क्या होता है? अरे कंडक्टर क्या होता है भाई, बताओ। An object which offers minimum resistance to the flow of electrons. Very good. The substances which offer less resistance for the movement of charges, those substances are known as conductors, right? एंड इसके अंदर बच्चे लार्ज स्केल के ऊपर फिजिकल मूवमेंट हो रही होती है चार्जेस की। ये पहला चार्ज है, ये मूव कर रहा होगा, दूसरा चार्ज वो भी मूव कर रहा होगा। सो लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द चार्जेस विल बी देयर इन केस ऑफ कंडक्टर्स, राइट? और कंडक्टर्स के अंदर यार, हाँ यस बोलिए सर। डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो वो ऐसे चेंज करेगा, डाइपोल मतलब वो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हम उसको थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो वो ऐसे चेंज करने लग जाएगा। हाँ जी, वो ऊपर नीचे एज ए यू यू यू, और फिर फाइनली धीरे 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 एम्पलीट्यूड्स डिक्रीज होते चले जाएंगे। सर तो वो ऑसिलेशन कहलाएगा या ऐसे? डैम्ड बोलेंगे, डैम्ड ऑसिलेशंस,
अरे याद है ना वो हाँ, डायन लॉसन हाँ, में सर। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता चला जाता है. Okay. चलिए, सो कमिंग टू दिस कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कंडक्टर्स को रिप्लेस कर दें, सो लेट्स से बच्चे ये आपके पास एक कोई कंडक्टर है, राइट, ये कंडक्टर है आपके पास, और इस कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है. सो दिस इज योर कंडक्टर एंड यू आर प्लेसिंग दिस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. बाहर की एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इसको प्लेस कर दे रहे हो. This is E naught. Okay. E naught is that electric field जो एक्सटर्नल रीजन की है, जो जिसके अंदर आपने क्या किया है, इस कंडक्टर को ले जाकर के प्लेस कर दिया है. अब यार सोचो, हमने इतनी जो लंबी चौड़ी डिस्कशन करी है उसमें एक बात तो हमने डिस्कस करी ली हुई थी कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्जेस ऑलवेज मूव ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. याद है क्या? नेगेटिव चार्जेस पर जो फोर्स लगता है बच्चे, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. सिग्निफाई अगर करनी हो मुझे मेरी बात को, तो आई कैन से, आपको याद होगा F इज इक्वल टू Q इंटू E. अब बच्चे अगर चार्ज आपका ये पॉजिटिव है तो F वेक्टर विल बी प्लस QE वेक्टर. दैट मीन्स जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. एंड अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे. दैट मीन्स रुद्र, अब मेरे को बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चे ये है तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव चार्जेस किस तरफ मूव करेंगे? उसकी ऑपोजिट. ऑपोजिट मतलब फेस ए Left, की तरफ right आना to चालू left. होंगे या फेस Right, बी की A तरफ की आना तरफ. चालू? A की फेस तरफ. बी की तरफ, राइट? A. ओके, ए की तरफ, ठीक है. सो बच्चे इस रीजन में अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स आकर के यानी नेगेटिव चार्जेस आकर के कलेक्ट होना चालू होंगे तो इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. सिमिलरली हेतवी बी पार्ट क्या हो जाएगा इस सिनेरियो में? अगर इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस शिफ्ट कर गए हैं तो बी जो आपका रीजन है वो कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव. वेरी गुड. सो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. सो एक पार्ट बच्चे आपका इस तरफ का नेगेटिव बन गया है, एक पार्ट आपका इस तरफ का पॉजिटिव बन गया है. सेंटर्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट हो चुके हैं. नाउ ओपन योर नोट्स, पेज नंबर 1 2 3, पेज नंबर 3, and read the definition of polarization. Open the notes, page number 3, and read the definition of polarization. The process of separation of centers of positive and negative charges. क्या बोलते हो इसे? अरे यार मिला क्या ये डेफिनेशन? नहीं मिला अभी भी. रीड करो, क्या है डेफिनेशन पोलराइजेशन की? When a conductor is placed in an external electric field, it gets polarized. The extent of polarization is such that electric field EP due to polarization is in the opposite direction. Riddhi, I'm talking about chapter number 1 का page number 3. Okay, sorry. Yes. Sir, it is the separation of centers of positive and negative charges on Yes. two opposite sides. Very good. So the process of separation of centers of positive and negative charges on two opposite faces is what we call as polarization. अरे अरे नेता लोगों को सुना है क्या? जब भी इलेक्शन आता है तो उस टाइम पर किसी एक जगह पे जाकर के ऐसा लेक्चर देते हैं कि वहां एक कम्युनिटी एक तरफ हो जाती है, दूसरी कम्युनिटी दूसरी तरफ हो जाती है. इसे भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं? पोलराइजेशन की कैटेगरी में रखते हैं.
अगर न्यूज आप देखते हो, डिबेट आप देखते हो, तो आपको उसमें पता चलेगा कि ये वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज होता है कि you are trying to polarize the community of here and there, you are trying to polarize the society, ये वो। तो बच्चे polarization का मीनिंग क्या है? पूरी सोसाइटी को 2/3 में बांट देना, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ऐसे ही हमने इस कंडक्टर को क्या कर दिया है, एक फेस को नेगेटिव, एक फेस को पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स को हमने क्या कर दिया है, ऑपोजिट फेसेस के ऊपर सेपरेट कर दिया हुआ है। एंड दिस प्रोसेस विल बी नोन एज polarization. Now concentrate over here. अब देखना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, हाँ या ना? सो डोंट यू फील कि ये अंदर के रीजन में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती चली जाएगी? अरे यार रिस्पॉन्स नहीं आया, बता अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी या नहीं बनेगी? यस सर। अच्छा, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड तूने और बढ़ा दी, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड तूने और इंक्रीज कर दिया बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उस टाइम पर चार्जेस और इस तरफ यानी पोलराइजेशन और बढ़ता चला जाएगा, हाँ या ना? होगा ना? अरे यार आवाज नहीं आई। अरे होगा ऐसा कि नहीं होगा? चार्जेस इस तरफ और इस तरफ ऑपोजिट पोल्स पर, यस होंगे। मतलब जैसे जैसे तुम बच्चे बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे, अंदर की भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और जब हम ये एक कंडक्टर के केस में देखते हैं बच्चे, तो व्हाट वी फाइंड इज, हमको ऐसा पता चलता है कि जितनी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितनी बाहर की आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी क्रिएट हो जाती है। बट इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चे इस तरफ को है, राइट? लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, इट इज ऑपोजिट टू दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? अरे यार, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा क्लोजली ऑब्जर्व कर, इस तरफ को जा रही है, हाँ या ना? यस सर। both are opposite to each other, and because both are opposite to each other, हम ये देखते हैं कि अंदर के रीजन में दोनों की वैल्यूज यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कैन बी रिटन एज ई नॉट, जो कि बच्चे इस डायरेक्शन में है, तो लेट्स से मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, और ई जो अंदर पोलराइजेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है, देखो तो सही, ये पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना, सो वी कैन राइट इट प्लस, लेकिन बच्चे डायरेक्शन है ऑपोजिट, इसीलिए मैंने क्या यूज किया, माइनस, राइट? सो ई नेट इनसाइड द कंडक्टर कैन बी रिटन एज ई नॉट प्लस माइनस ऑफ ईपी, ई नॉट माइनस ईपी, ये हो जाएगी। बट वी नो दैट कि जितनी फील्ड आप बाहर से अप्लाई करते हो, उतनी ही फील्ड अंदर क्या हो जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो जाती है, एंड हेंस ई नॉट एंड ईपी आर इक्वल, सो द नेट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। अरे आई क्या बात समझ में ये? सो ध्यान रखना, इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर के रीजन में, कंडक्टर के अंदर के रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यार याद है तुमको, ऐसा ऐसा तुमको कभी बोला जाता था कि कभी अगर थंडरस्टॉर्म होने लगे, लाइटनिंग होने लगे, तो उस टाइम पे कार को छोड़ करके बाहर मत निकलना, ऐसा बोला है क्या किसी ने कभी? क्यों? डू यू नो द रीजन? क्योंकि बच्चे वो जो ऊपर की पूरी शेल है ना, दैट इज कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। सो इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, वो आपको हार्म नहीं कर सकती है, एंड दैट इज द रीजन कि ये इतना पार्ट अगर कंडक्टर के अंदर कोई चीज मैं रख दूं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बच्चे, जैसे आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर भी हम क्या करते हैं, मेटल्स के अंदर चीजों को ले जाकर के रख देते हैं, व्हाई? बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 0, तो कितना भी आप चार्ज करो, डिस्चार्ज करो, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जनरेट नहीं होती, कोई इलेक्ट्रिकल हार्मफुल इफेक्ट नहीं क्रिएट होता है।
So we will discuss it into upcoming lectures. तो बच्चे पहली बात तो ये है कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, कंडक्टर को वहां पे रख दिया। कंडक्टर को जैसे ही हम यहाँ पे रखते हैं, नहीं 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 रुद्र, ब्लास्ट नहीं होगी। जो रबर होता है ना बच्चे, वो एक टच में आया हुआ होता है किसके, ग्राउंड के। और आपने देखा हो तो कुछ ट्रक्स जो होती हैं, ट्रक, उनके पीछे पता है एकदम साइड में ऐसा थोड़ा सा पार्ट ऐसा होता है जो हमेशा डाउन सड़क को टच करता हुआ चल रहा होता है। देखा, कभी ऑब्जर्व किया है क्या? ऐसी एक चेन टाइप का होता है, और चेन का एकदम एंड वाला पार्ट जो है बच्चे, वो हमेशा सड़क के साथ ऐसे फ्रिक्शन होते होते आगे मूव कर रहा होता है। तो ये सब करने के पीछे बच्चे बहुत स्पेशल रीजन है। कोई अगर एक्सेस चार्ज उसके ऊपर आ जाता है किसी रीजन की वजह से, तो वो तुरंत ही क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए। दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ दैट। खास करके ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे इन केस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल को कैरी करने वाले टैंकर्स के अंदर, उनमें बहुत केयरफुली इन चीजों को डिजाइन किया जाता है। बिकॉज अगर भाई वहां थोड़ा भी इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ ना, तो नुकसान तो चलो अलग है, आदमी का हड्डी वड्डी भी नहीं मिलने वाला है, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, इतनी खराब हालत हो जाएगी। ब्लास्ट तो अब सोचो यार, पूरा पेट्रोल और डीजल का तुम कैन लेकर के जा रहे हो और वो ब्लास्ट कर रहा है, बहुत भयानक सिचुएशन हो सकती है। तो इसीलिए बच्चे सेफ्टी मेजर्स के फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसके अंदर वो एक चेन के साथ एक मेटालिक ऑब्जेक्ट को टच करा देते हैं, और वो हमेशा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होता है। ठीक है, चलिए। सो कंडक्टर्स की अब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी आप रीड करके बताओ, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। आदित्य, आपको रीड करना है, बताइए क्या है पहली प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। First, inside a conductor, electrostatic field is zero. Whenever a conductor is placed in an external electric field at one instant, an electric field equal in magnitude and opposite in direction is induced inside the conductor due to polarization, such that the net electric field inside the conductor becomes zero. कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? गिव मी अ थम्स अप। ये ऊपर की डिस्कशन को हमने फ्रेम करके लिख दिया है, बस, नथिंग एल्स। परिश्री, बच्चे डाउट? सिद्धार्थ? No, sir. ओके, सिद्धार्थ Yes, sir. बच्चे डाउट कोई? I answered. I replied. अरे इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दिस इज द स्टेटमेंट। और बच्चे रीजन क्या दिया हुआ है? रीजन हमने आपको बताया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आप अप्लाई करते हो उसके अकॉर्डिंग इस कंडक्टर का पोलराइजेशन चालू हो जाता है, एंड ड्यू टू पोलराइजेशन इक्वल मैग्नीट्यूड की बट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है, जिसकी वजह से नेट वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। ओके, ठीक है। सेकंड पॉइंट रुद्र आप रीड कर दो, क्या दिया हुआ है? बिल्कुल। ठीक है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद रीड करवाता हूँ। बच्चे एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया हुआ था लास्ट लेक्चर के अंदर, E इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइडेड बाय dr। रिमेंबर और नॉट? याद है ऐसा कुछ? E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। अब यार अभी हमने डिस्कस किया कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो मैं इसको जीरो लिख दे रहा हूँ। dr को इस तरफ शिफ्ट करो, सो माइनस dV विल बी इक्वल टू जीरो। सो कैन आई राइट dV इज इक्वल्स टू जीरो? लिख सकता हूँ ना? ये dV क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। और बच्चे अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो कैन आई से पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तभी तो डिफरेंस जीरो होगा, है ना? अरे यार, dV इज इक्वल टू जीरो यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। अगर डिफरेंस जीरो हुआ तो ये जीरो कब हो सकता है? जब फाइनल और इनिशियल दोनों वैल्यूज कैसी हो? सेम। और अगर वो सेम है दैट मींस V कैसा हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है। नाउ रीड द सेकंड
जो प्रॉपर्टी है, रिद्धि आप रीड कर दीजिए, क्या है सेकंड वाली प्रॉपर्टी? Electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as all the charges spread uniformly on the surface inside. On its surface, dV by dr is equal to minus E, which is equal to 0, which implies that dV by dr is equal to 0, which implies V is constant. Since E is equal to 0 inside the conductor and has no tangential component on the surface, no work is done in moving a small test charge within the conductor and on its surface. That is, there is no potential difference between any points, any 2 points inside or on the surface of the conductor. क्लियर है क्या ये बात? किसी को कोई डाउट इसमें? So the same story goes on over here. Electric field was 0 inside the conductor, तो हमने 0 से equate किया, dV हमारा 0 आ गया. That means V is going to be constant. So throughout हमारा जो potential आता है, वो potential कैसा होता है? Constant होता है throughout the volume. पूरे volume के ऊपर ये value कैसी रहती है? Constant रहती है. Okay. Now third property तो बच्चे वही आपको मिलेगी जो आपने सेकंड सेशन में पढ़ा हुआ था. अदिति आप रीड कर दो, क्या है थर्ड प्रॉपर्टी? विश्वेश, क्या है बच्चे थर्ड प्रॉपर्टी? किसी ने नोट्स ओपन ही नहीं करी? सर मैं कर दूं? प्लीज. Electric field is normal to the equipotential surfaces. If the अच्छा, नॉर्मल नहीं होती तो क्या होता है, ये याद है क्या आपको? अरे यार, अगर नॉर्मल नहीं होती non-zero component. वेरी गुड. तो बच्चे अगर मान लो ये सरफेस के साथ, इस सरफेस के साथ कोई एंगल बना रही है, लेट्स से थीटा एंगल के ऊपर आ रही है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर थीटा, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, यहीं पे बना देता हूँ, लेट्स से ये है, यहाँ पे बच्चे अगर थीटा एंगल के ऊपर आ जाती है तो एक कंपोनेंट इधर हो जाता है ई साइन थीटा, एंड इस तरफ एक कंपोनेंट हो जाता है ई कॉस थीटा. करेक्ट? ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो बच्चे, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में लाए करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लाए करते हैं. करेक्ट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस मूव करते नहीं है, दे डोंट मूव इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. करंट इलेक्ट्रिसिटी में मूव करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मूव नहीं करते हैं. बट अगर बच्चे ई कॉस थीटा यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्जेस के ऊपर लगेगा फोर्स, और फोर्स लगने की वजह से ये चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करना चालू कर देगा. और बच्चे अगर मूवमेंट हो रही है, दैट मींस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नहीं हो सकता है. इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फंडामेंटल डेफिनेशन को ही वायलेट कर देगा अगर किसी एंगल के ऊपर आएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था कि वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0, और क्योंकि वर्क डन 0 होता है तो उसके लिए या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए या तो डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, लेकिन ये दोनों 0 हो सकते नहीं है बिकॉज आप डिस्प्लेस तो कर ही रहे हो. तो क्या 0 हो सकता है? तो थीटा 0 हो सकता है. थीटा का जो सेंस है वो 0 हो सकता है, यानी कॉस थीटा जो आपका बन रहा है वो पूरा 0 हो सकता है. और उस पर मैंने आपको बताया था थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, राइट? So electric field will be always perpendicular to the conductor. Surface के हमेशा क्या होगी? Perpendicular होगी. ठीक है? रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, we'll discuss further. ठीक है? ठीक है सर. Okay, sir. किसी को अगर कोई डाउट है, किसी को अगर कोई डाउट है तो he or she can stay. Otherwise you can leave. Bye bye. Bye, sir. Thank you.